नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर में। तो आइए डिस्कस करते हैं सेट नंबर 6 को। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देवनागरी लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताने में देवनागरी लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, देवनागरी लिपि को क्या बोलते हैं हम, लोकनागरी और हिंदी लिपि दोनों। बात करें देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि का उद्गम किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का उद्गम हुआ है। बात करें हम देवनागरी लिपि की विकास क्रम की, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ब्राह्मी लिपि आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा गुप्त लिपि। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सिद्ध मातृका। ठीक है, फिर आता है हमारा कुटिला। ठीक है, फिर आता है हमारा नागरी और अंत में हमारा देवनागरी। ठीक है, ये हमारा देवनागरी लिपि का विकास क्रम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें हमें बताना है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। हमने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर या वर्ण। ठीक है, अक्षर या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। हाल ही में आपने देखा था, पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो इसमें बताना है हमें स्वर संधि कौन सी है। ठीक है, स्वर संधि के हमने देखा था 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि होगी, अगर इसको तोड़ेंगे हम तो भानु धन उदय। ठीक है, ये इसका संधि विषय हो जाएगा। तो छोटा उ प्लस बड़ा उ मिलकर क्या बनाते हैं हमारा, छोटा उ प्लस छोटा उ मिलकर बनाते हैं बड़ा उ। तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि का ही एक भाग। ठीक है, दीर्घ संधि। बात करें हम पहले ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में कौन सी संधि जाएगी, नमस्कार। नमस्कार को हम तोड़ेंगे तो कौन सी, कैसे तोड़ेंगे, नमः धनकार। ठीक है, नमः धनकार में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। बात करें हम जगदीश की, ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी को हम कैसे तोड़ेंगे, जगत धन, सॉरी यहां पे विसर्ग भी आएगा, जगत धन ईस। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, हमने देखा था कि जो इसका तीसरा अक्षर होता है उसका पंचम अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी में बताना है कौन सा होगा, अधीन। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, अधीन। ठीक है, आ नहीं आएगा यहाँ पे, अधीन ही आएगा। ठीक है, अत्याधिक, ये बिल्कुल सही है हमारा, अत्याधिक। ऑप्शन बी इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्याधिक। ठीक है, व्यवहारिक ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या होता है, वो या आता है। ठीक है, वह या व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक ऐसे हमने। और अगर हम बात करें तो हमारा अनुदित कैसे लिखते हैं, हमसे पटवारी में पूछा गया था, अनुदित। ठीक है, बड़ा छोटा दी की मात्रा आएगी। ठीक है, अनुदित। अधिशासी कैसे लिखते हैं हम, अधि सा सी। ठीक है, अधिशासी। इसी तरीके से हम निरपेक्ष को किस तरीके से लिखते हैं, निरपेक्ष। और निरोग को कैसे लिखते हैं, निरोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है हमने कौन सा सुमेलित नहीं है। हस्ती देसी शब्द, बिल्कुल सही, ये तो सही हो गया। दरबार कौन सा है हमारा, तुर्की शब्द है। बेगम कौन सा है, अरबी शब्द है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, सभी सुमेलित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं और अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं हमारे, तो मुहावरा भी हमारा अरबी शब्द होता है। ठीक है, मुहावरा हमारा अरबी शब्द होता है। शराब हमारा अरबी शब्द होता है। ठीक है, मजबूर हमारा अरबी शब्द होता है। और कौन सा होता है, फकीर हमारा अरबी शब्द होता है। और मौसम भी हमारा अरबी शब्द होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे अरबी शब्द होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है,
अनुज शब्द को स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो बताना है हमें अनुज का स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो इक दिया हुआ है, य दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, ई दिया है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आ। अनुज में अगर हम आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अनुजा। ठीक है, ये हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा, अनुजा। इसी तरह हम बात करें तो आ प्रत्यय में हम कौन सा और शब्द देखा हमने? सुंदर। सुंदर का क्या हो जाएगा हमारा? अगर आ प्रत्यय मिलाएंगे तो हम इसमें सुंदरता। ठीक है, सुंदरता। बात करें हम ये की, तो ये प्रत्यय से हमारा कौन सा शब्द बने हैं? पठनीय। पठनीय में कौन सा प्रत्यय होगा हमारा? ये प्रत्यय होगा। और कौन सा है हमारा? भारतीय, हमने देखा था, भारतीय में हमारा ये प्रत्यय होगा। ठीक है, इक प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इक में कौन सा शब्द में इक प्रत्यय होगा हमारा? लौकिक, हमने देखा था। ठीक है, लौकिक। ठीक है, लौकिक में हमारा इक प्रत्यय हो जाएगा। और बात करें हम ई की, तो ई में कौन सा? नगरीय। नगरीय। ठीक है, ई प्रत्यय हो जाएगा इसमें। बुराई में हमारा ई प्रत्यय हो जाएगा, बुराई। और बोली में हमारा ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमें बताना है सुमेलित नहीं है। लिंग के भेद, बिल्कुल सही है। दो लिंग दो प्रकार के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, हमने देखा था, और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन के भेद होते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वचन के 3 नहीं भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन, हिंदी में एक वचन, और बहुवचन। ठीक है, और बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, 2 प्रकार के भेद हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें पूछ रहा है हमसे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, कि लिंग वचन के 3 नहीं 2 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 ही भेद होते हैं, हमने देखा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक और बात, अगर हम आपसे पूछे हिंदी में तो 2 प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन अगर कभी हमसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कौन सा लिंग है, राष्ट्रपति में कौन सा लिंग है, ठीक है, या राज्यपाल में कौन सा लिंग है, तो इनका आंसर क्या होगा हमारा? उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग। देखिए, जो पद वगैरह होते हैं ना, संवैधानिक पद या फिर कोई और बड़ी चीजें, तो वो हमेशा किस में आते हैं? उभयलिंग में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो बताने में नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। जिस क्रिया को संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर बनाया जाता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है हमारी? जैसे हमने देखा था, हाथ हमारा मूल शब्द हो जाता है। हाथ से क्या बनता है हमारा? हथियाना। ठीक है, हथियाना बना। वह उसी तरीके से हमारा क्या होता है? दुख से क्या बनता है हमारा? दुखना। ठीक है, उसी तरीके से हमने देखा था, लाठी से क्या हो जाएगा? लठियाना। ठीक है, और हमने देखा था बात से बतियाना। बात से बतियाना। तो ये सब क्या होती है हमारी? जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने शब्द। जैसे हाथ हमारा संज्ञा हो गया तो इससे क्या बना? हथियाना हमारा हो गया। ठीक है, दुख हमारा संज्ञा हो गया तो इससे दुखना बना। लाठी, तो इसी तरीके से हमारी जो भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने शब्द होते हैं, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने शब्दों को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है कि ध्यानपूर्वक शब्द है। ध्यानपूर्वक शब्द हमें बताना है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे पता लगा हमें? हमने कहा कि उसने बात ध्यानपूर्वक सुनी, तो हमने क्वेश्चन करा कैसे सुनी, तो हमेशा हम रीतिवाचक में कैसे प्रश्न करते हैं? कैसे। ठीक है, कैसे हम प्रश्न करेंगे? कैसे सुनी? ध्यानपूर्वक सुनी। बात करें हम परिमाणवाचक की, तो परिमाणवाचक में हम क्या प्रश्न करते हैं? कितना। आज मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। कितना खरीदा? 2 लीटर। तो परिमाण कर रहे हैं हम, इसमें माप रहे हैं। ठीक है, बात करें हम कालवाचक की, तो कालवाचक में हमारा क्या आता है? कब। यार मुझे कल दिल्ली जाना है। कब जाना है? कल जाना है। तो इसमें हम प्रश्न क्या करते हैं? कब जाना है, कब और। ठीक है, बात करें हम स्थानवाचक की, तो स्थानवाचक में हम क्या क्वेश्चन करते हैं? कहाँ।
जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यार मैंने दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। कब जाना है? कल जाना है। तो काल में कब और स्थान में कहाँ, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। तो चंद्रहास बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। हिरण कुरंग सही है बिल्कुल, मारल हंस बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इसके सभी सुमेलित हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रहास और करवाल बात करें तो किसके होते हैं? हमारे तलवार के, ठीक है। और क्या देखा था हमने तलवार का? असी भी तलवार का होता है, ठीक है। कृपाण भी तलवार का होता है। और कौन सा होता है? खड़ंग भी तलवार का होता है, ठीक है। बात करें हिरण और कुरंग की तो ये हमारे किसके होते हैं? मृग के पर्यायवाची होते हैं, हिरण के, ठीक है। मृग होता है इसका, सारंग इसी का होता है, ठीक है, सारंग। और कृष्ण सार भी इसी का होता है, ठीक है। बात करें हम हंस की तो हंस के और कौन कौन से होते हैं? मानसौक हंस का होता है, ठीक है, मानसौक हंस का होता है। कलकंठ भी हंस का होता है और मानसिक भी हंस का होता है, ठीक है। ये सभी पर्यायवाची हमारे हंस के होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगम। जंगम का क्या होता है? हमारा स्वाथर, ठीक है, स्वाथर, ठीक है। जंगम का हो जाएगा। जंगम का मतलब क्या होता है? देखिए, जो चल सकता है, जैसे बोलते नहीं, जो चल सकता है, चल सकता है। और स्वाथर का मीन जो स्थिर हो, ठीक है, जो स्थिर हो, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें तो सभ्य का क्या होता है? हमने देखा था सभ्य का होता है असभ्य, ठीक है। हमने देखा था मूक का क्या होता है? मूक का होता है वाचाल। हमने देखा था बंधन का क्या होता है? बंधन का होता है हमारा मुक्त। और दुर्बलता का क्या होता है? हमारा सबलता, ठीक है, सबलता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है कि वाक्य के कितने निम्नलिखित में से सुमेलित है? निम्नलिखित में से सुमेलित है। तो वाक्य के कितने तत्व, वाक्य के तत्व होते हैं 6, ठीक है। और वाक्य के अंग 2, तो ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। मेरे पास एक घड़ी है जो रात को चमकती है, विशेषण उपवाक्य, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी सुमेलित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी सुमेलित है। बात करें हम वाक्य के अंग की तो वाक्य के मैंने बताया था आपको पहले 2 अंग होते हैं, कौन सा? उद्देश्य और विधेय, ठीक है, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। बात करें हम ऑप्शन सी की तो मेरे पास एक घड़ी है जो रात को चमकती है, तो इसमें विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या है? जो। सीधा सीधा हम विशेषण उपवाक्य में हम क्या देखते हैं? जो, जिसे, जिसको, जिसने, ठीक है। ये सब हमारे आते हैं विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत। तो इसमें हम प्रश्न क्या करते हैं? विशेषण उपवाक्य में कौन सा और कौन सी, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, मेरे पास एक घड़ी है जो रात को चमकती है, ठीक है। मेरे कैसी घड़ी है? कौन सी घड़ी है? जो रात को चमकती है, ठीक है। कब चमकती है? जो रात को चमकती है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? ठहरना, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह, बिल्कुल कहा जाता है। सुख और दुख के बीच आप देख सकते हैं योजक चिन्ह नहीं लगा है। संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये बिल्कुल गलत है। अपूर्ण विराम की जगह क्या हो जाए? अपूर्ण विराम नहीं होता, इसका क्या होता है? लाघव चिन्ह, ठीक है, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, ठीक है। हमने देखा था लाघव चिन्ह कैसे होता है हमारा, ये छोटा जीरो, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा? देखा होगा आपने, डॉक्टर पुराना लिख के हम क्या लिखते हैं? डॉक्टर। या फिर राष्ट्र को हम क्या लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये लाघव चिन्ह होता है। बात करें हम अन्य विराम चिन्हों की तो हमने देखा था कि हमारे विराम चिन्ह क्या होते हैं?
जो अल्प विराम सबसे पहले आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? कॉमा, जिसमें हम थोड़ा देर के लिए ठहर जाते हैं। फिर आता है हमारा अर्ध विराम, हमने देखा था। अर्ध विराम में क्या होता है? जो अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय में रुकते हैं हम। फिर आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे होता है हमारा? बिल्कुल एक डंडा, जब हम वाक्य को समाप्त करते हैं। और अंत में क्या आता है हमारा? उपवाक्य। उपवाक्य कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है। हमें बताने इसमें आंखें फेरने मुहावरे का अर्थ क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, पहले जैसे प्रेम न रहना। हम बोलते नहीं यार उसने मेरे से आंखें फेर ली, मतलब देख के चले गया, तो यही वही वाली बात है कि पहले जैसा प्रेम न रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या होता है? जब किसी वर्ण की, ठीक है, जब किसी वर्ण की या वस्तु या किसी वस्तु को बहुत ही उत्कृष्ट दिखाना हो। ठीक है, बहुत ही उत्कृष्ट, जब किसी वस्तु को बहुत ज्यादा उत्कृष्ट दिखाना हो, बहुत ही उत्कृष्ट दिखाना हो, उत्कृष्ट दिखाना हो। जैसे इसमें क्या होता है? उपमेय को ही हम उपमान भी बना दिया जाता है। ठीक है, उपमेय को उपमान भी बना दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं भारत के सम भारत है, मतलब भारत की तुलना किससे करी? भारत से ही कर दी। जैसे हमने देखा था राम से राम, ठीक है, राम से राम, या सिया से सिया। ठीक है, कि राम के बराबर ही राम है, कि उनसे ज्यादा हम किसी से तुलना नहीं कर सकते उनकी। ठीक है, तो जब भारत है तो भारत की तुलना किसी से नहीं, भारत से ही कर सकते हैं। ठीक है, एक और हमने देखा था कि हमने ये क्या देखा था? मुख ही मुख के समान है। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। मुख ही मुख के समान सुंदर है। ठीक है, सुंदर है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? अनन्वय अलंकार। ठीक है, बात करें हम ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है हमारा? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए। ठीक है, जब मान लीजिए हमने एग्जांपल देखा था चंद्रमा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था? जो मुख की तुलना है वो चंद्रमा के साथ की जा रही है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा था कि इसकी किसी उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है। पर अनन्वय अलंकार में क्या होता है कि इसकी तुलना खुद ही एक शब्दों से की जाती है। बात करें हम यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में हमने देखा था, हमारे पटवारी के एग्जाम में आया था, कनक कनकते सौगुने, कनक कनकते सौगुने वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कनक कनकते, तो उसमें क्या होता है कि जो एक शब्द होता है, उस शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उसका भिन्न अर्थ होता है। ठीक है, शब्द की आवृत्ति होती है और उसका भिन्न अर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे हमने और देखा था काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी भी देख लीजिए, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या होता है? शब्द अथवा शब्दों की आवृत्ति समान अर्थ के साथ होती है। ठीक है, जब शब्द अथवा शब्दों की आवृत्ति समान अर्थ के साथ होती है तो उसे हम कहते हैं लाटा अनुप्रास। जैसे हमने देखा था मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। ठीक है, हमने देखा था मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। ठीक है, मनुष्य मनुष्य के काम आता है। तो जैसे इसमें हम क्या करें? मनुष्य की तुलना ही मनुष्य से कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब तुलना, सॉरी, सब इसकी आवृत्ति हो रही है लेकिन इसका अर्थ ही एक है, दोनों का अर्थ ही एक है। जैसे हमने देखा था मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना। ठीक है, मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना। तो इसी का जो इसकी आवृत्ति दो बार होगी और दोनों का अर्थ क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हमने देखा था कि छायावाद का काल हमारा कब से कब तक गिना जाता है? छायावाद का काल हमारा 1918 से 1936 तक हमारा छायावाद का काल होता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हमने देखे थे, कौन है हमारे? ठीक है, हमने छायावाद के 4 कवि देखे थे। सबसे पहले आते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन
पंत। ठीक है, एक हमारे छायावाद के कवि ये हो गए, दूसरे कौन से हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और हमारे कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद भी हमारे छायावाद के कवि हो जाएंगे, और रामचंद्र शुक्ल ना होकर तीसरे कौन है हमारी, मन्नू भंडारी जी। ठीक है, सॉरी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावाद के 4 कवि हमारे जाएंगे, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये हमारे छायावाद के 4 कवि हो जाएंगे, और छायावाद का काल 1918 से 1936 तक। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से हितकांक्षी का समानार्थी शब्द होगा, तो हितकांक्षी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भलाई चाहने वाला। जैसे कि हमने देखे थे नहीं, वो हितकांक्षी है हमारा, भला चाहता है। ठीक है, तो अगला अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, कल्याणकारी क्या होता है, हितकारी, हितकारी। ठीक है, हितकारी। सहायक की अगर हम बात करें तो सहायक क्या होता है, सहयोगी, इसका समानार्थी शब्द होगा। और बात करें हम प्रिय की, तो प्रिय का समानार्थी क्या होगा, सुंदर। ठीक है, सुंदर या मनोहर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो इसमें से हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने बिल्कुल रखा था जी, बिल्कुल सही है। जहां तुलना, भिन्नता, आरंभ आदि का बोध हो, अधिकरण नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां तुलना का बोध हो, हमने हमेशा देखा था तुलना का बोध हो तो अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक, कौन सा कारक, अपादान कारक। जैसे कि हमने देखा था मोहन सोहन से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमारी मोहन की तुलना जो है सोहन से हो रही है, क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। वैसे ही हमने देखा था सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है। ठीक है, सीता गीता से ज्यादा सुंदर कर लीजिएगा। ठीक है, सीता की तुलना गीता के साथ की जा रही है, तो जब कभी भी तुलना की जाए तो हमेशा हमारा क्या होता है, अपादान कारक। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे कहलाते हैं लुंठित व्यंजन। ठीक है, बिल्कुल सही है। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, हमने देखा था रॉ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्श्विक की, तो पार्श्विक कौन सा होता है हमारा, पार्श्विक होता है हमारा लौ। ठीक है, पार्श्विक होता है हमारा लौ। अगला देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा रचना गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो 19 हमसे क्या कहता है, जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर नजर रखे, ठीक है, निगाह रखती है, वह गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हमारा वॉचडॉग पत्रिका। हम कहते नहीं सरकार के कामकाजों पर नजर रखना, बिल्कुल कुत्ते की तरह नजर रखना वाली बात, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वॉचडॉग पत्रकारिता। ठीक है, बात करें हम पीत पत्रकारिता, तो पीत पत्रकारिता क्या होती है, बड़ा चढ़ाकर दिखाना किसी खबर को। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर दिखाते नहीं, बड़ा चढ़ाकर कोई भी खबर दिखा दी, जैसे आजकल हमारा जोशीमठ में आपदा चल रही है, तो ठीक है आपदा आ रखी है, हमारे सीएम का आपने देखा होगा, स्टेटमेंट सुना होगा कि इतना बड़ा चढ़ाकर ना दिखाएं कि लोग आने से डरें, क्योंकि उत्तराखंड का क्या है, मुख्य जो हमारा आय का स्रोत है वो पर्यटन है, तो लोग अगर डर जाएंगे तो किस तरीके से वहां घूमने आएंगे, 4 धाम यात्राएं चल रही है हमारी। ठीक है, तो इसी तरीके से पीत पत्रकारिता में क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर किसी खबर को दिखाना। ठीक है, बात करें खोजी पत्रकारिता, तो खोजी पत्रकारिता क्या होती है, किसी के स्टिंग ऑपरेशन करना, हमने देखा था। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन करना या फिर सरकार की जो अलग अलग छुपी हुई चीजों को देखना, तो वो क्या होता है, खोजी पत्रकारिता। एक और क्या होती है हमारी एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक है, एडवोकेसी हमने देखी थी, एडवोकेसी पत्रकारिता तो किसी एक विचारधारा का समर्थन जो करती है। ठीक है, विचारधारा का समर्थन, जैसे कि हम सभी को पता है, हमने देखा होगा कि हम बोलते नहीं एनडीटीवीआर की देश विरोधी चैनल है। ठीक है, उसी तरीके से एग्जांपल हमने देखा था जी न्यूज, कहते हैं यार ये तो सरकार के पक्ष का चैनल है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एडवोकेसी पत्रकारिता मतलब कि जो एक विचारधारा में पत्रकारिता करे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबर क्या कहलाती है, तो प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबर कहलाती है हार्ड न्यूज। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, हार्ड न्यूज। ठीक है, हार्ड न्यूज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, मानिक बुग्याल स्थित है, तो मानिक बुग्याल आपको बताना है कहां पर स्थित है। मानिक बुग्याल हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में। बात करें
अन्य बुग्यालों की, तो उत्तरकाशी में और कौन कौन से बुग्याल है? हर की दून बुग्याल हमने देखा था कि उत्तरकाशी में हर की दून, ठीक है। और कौन सा उत्तरकाशी में? दयारा बुग्याल हमारा उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा हमारा? पवाली कांठा उत्तरकाशी में हो जाएगा, पवाली कांठा बुग्याल हमारा उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा देखा था हमने? चाईशील हमने देखा था कि उत्तरकाशी में ही है। ये सभी बुग्याल हमारे उत्तरकाशी में है। बात करें चमोली की, तो चमोली में कौन सा हो जाएगा? बेदनी बुग्याल, जो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, ठीक है। और कौन सा है? क्वारी बुग्याल हमारा चमोली में है, ठीक है। और कौन सा है? अली भी हमारा चमोली में है, औली भी हमारा चमोली में है, ठीक है। और कौन सा है? बगजी भी हमारा चमोली में है, ठीक है, बगजी। बात करें हम टिहरी की, तो टिहरी में कौन सा बुग्याल है? जौराई बुग्याल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और खरसोली भी बुग्याल हमारा टिहरी में ही है, ठीक है। तो ये सभी बुग्याल हमारे टिहरी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भीम गुफा स्थित है, तो हमें बताना है भीम गुफा कहाँ पर है। तो भीम गुफा कहाँ हो जाएगी हमारी? ऑप्शन बी, केदारनाथ में। बात करें हम अन्य गुफाओं की, तो केदारनाथ में और कौन कौन सी गुफा है? ब्रह्म गुफा भी वहीं पर है, ठीक है। ब्रह्म गुफा और भीम गुफा साथ ही साथ है, ठीक है। बात करें ऑप्शन ए, बद्रीनाथ में हमें देखने को मिलती है कौन सी? व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा, ठीक है। ये सब गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? बद्रीनाथ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नागदेव ताल कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नागदेव ताल पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रानीखेत। बात करें हम नागताल की, तो नागताल कहाँ पड़ता है हमारा? नागताल चंपावत में, ठीक है। नागदेव ताल आएगा तो रानीखेत, अगर नागताल आएगा तो चंपावत, ठीक है। बात करें हम काशीपुर की, तो काशीपुर में हमने देखा था गिरिताल हो जाएगा हमारा, ठीक है। गिरिताल काशीपुर में हो जाएगा। द्रोणताल हमारा काशीपुर में हो जाएगा, ठीक है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, अवस्थित है। तो गर्जिया मंदिर कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? कोसी नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? धार पानी धार, ठीक है। धार पानी धार से निकलती है कोसी नदी। धार पानी धार से कोसी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बात करें अगर हम गौला नदी की, तो गौला नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हमारे? हल्द्वानी गौला नदी की तो तट पे हो गया हल्द्वानी, ठीक है। और कौन सा? काठगोदाम हो गया हमारा, काठगोदाम। ये सब हमारे क्या होंगे? गौला नदी के तट पर। बात करें हम काली नदी की, तो काली नदी के तट पर कौन सा है? टनकपुर हमारा काली नदी के तट पर बसा है, टनकपुर। और बनबसा, बनबसा, ठीक है। ये सब हमारे काली नदी के तट पर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहां से निकलता था? तो प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र हमारा निकलता था ऑप्शन ए, अल्मोड़ा से, ठीक है। अल्मोड़ा से ही हमने और कौन कौन से पत्र देखे थे? स्वाधीन प्रजा हमारा अल्मोड़ा से निकलता था, ठीक है, स्वाधीन प्रजा। और कौन सा निकलता था? समता हमारा अल्मोड़ा से निकलता था, ठीक है। बात करें हम पौड़ी की, तो पौड़ी से हमारा कौन सा निकलता था? विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति, ठीक है। और दुगड्डा से कौन सा निकलता था हमारा? पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुषार्थ। कहां से निकलता था? दुगड्डा पौड़ी, दो, ठीक है, दुगड्डा पौड़ी से हमारा पुरुषार्थ निकलता था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कहता है? वीरचंद्र के शासन काल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोनपाल की हत्या कर दी गई? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, सोनू कठायत, ठीक है। सोनू कठायत, जो सोनू कठायत द्वारा अंतिम राजा सोनपाल की हत्या कर दी गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कहता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, कुमाऊं का धृतराष्ट्र, सॉरी, शक्ति गुसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। धृतराष्ट्र था हमारा कुमाऊं का शक्ति गुसाई, ठीक है। बात करें हम देवीचंद की, तो देवीचंद को क्या बोला जाता है? कुमाऊं का तुगलक, कुमाऊं का तुगलक बोला जाता है देवीचंद को, कुमाऊं का तुगलक, ठीक है, कुमाऊं का
तुगलक। और पुरिया नैथानी हो जाएंगे हमारे गण चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है, गण चाणक्य, ठीक है। और पुरुषोत्तम पंत कौन थे हमारे? रुद्रचंद्र के सेनापति, रुद्रचंद्र के सेनापति, ठीक है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कहता है? न्याय की देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमें बताना है न्याय की देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, पिथौरागढ़। कौन सा मंदिर हमने देखा था न्याय की देवी का? कोटगाड़ी, कोटगाड़ी, ठीक है। कोटगाड़ी मंदिर हमारा हो जाएगा न्याय की देवी का, जिसे हम कहते हैं कोकिला देवी भी कहते हैं, कोकिला देवी का मंदिर, ठीक है, कोकिला देवी मंदिर, ठीक है। जिसे हम और अन्य नाम से जानते हैं अंतिम दिव्य अदालत, अंतिम दिव्य अदालत। बात करें हम चंपावत की, तो चंपावत में हमने देखा था सप्तेश्वर मंदिर समूह है, ठीक है, सप्तेश्वर मंदिर समूह। सप्तेश्वर मंदिर समूह। अल्मोड़ा की बात करें तो हमने कटारमल देखा था, अल्मोड़ा में कटारमल, ठीक है। और नैनीताल की बात करें हम तो नैनीताल में हमने देखा था नैना देवी मंदिर, ठीक है, नैना देवी मंदिर, ठीक है। अल्मोड़ा में ही हमने और देखा था कि गोलू देवता का मंदिर का है हमारा, गोलू देवता, जिसे क्या बोला जाता है? परमोच्च न्यायालय, राज्य का परमोच्च न्यायालय, परम उच्च न्यायालय, ठीक है, जहां पर लोग अपनी अर्जियां लगाते हैं, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड में किस मंदिर में अर्जियां लगाई जाती हैं, तो अल्मोड़ा के गोलू देवता मंदिर में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कहता है? गढ़वाली रामायण, गढ़वाली महाभारत के रचनाकार कौन है? तो हमें बताना है गढ़वाली रामायण और गढ़वाली महाभारत के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, आदित्यराम दुद्दा धूपड़ी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें हम ऑप्शन ए की, तो अमोघ बंधु बहुगुणा की हमारी कौन सी रचनाएं मिलती है हमें? गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ठीक है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ठीक है, की रूपरेखा, ये किसकी हमारी? अमोघ बंधु बहुगुणा की जी की रचना, ठीक है। बात करें मेघदूत के गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गढ़वाली में मेघदूत का जो अनुवाद है वो किसने किया था? गढ़वाली मेघदूत का अनुवाद, ठीक है, मेघदूत का अनुवाद किया था हमारे आचार्य धर्मानंद, ठीक है, धर्मानंद जी द्वारा, ठीक है, गढ़वाली मेघदूत का अनुवाद, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहता है? सन 1900 में गुरुकुल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना है कि 1900 की बात कर रहा है, तो अगर 1900 पूछेगा तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में। इसको हरिद्वार कब लाया गया था? 1902 में, ठीक है, हरिद्वार लाया गया था 1902 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है मालपा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मालपा किस नदी के किनारे है? तो मालपा हो जाएगा हमारा काली नदी के किनारे। कहाँ है मालपा? पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ में मालपा हो जाएगा, ठीक है। बात करें मालपा भूस्खलन की, तो मालपा की घटना कब हुई थी हमारी? 17 अगस्त 1998 को, ठीक है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि 17 अगस्त 1998 को मालपा की घटना हुई थी। बात करें हम पूर्वी रामगंगा के तट पे कौन से स्थान है हमारे? पूर्वी रामगंगा के किनारे हो जाएंगे हमारे, ठीक है, नामिक हो जाएगा हमारा, ठीक है, और थल हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएंगे पूर्वी रामगंगा के किनारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है चंदन सिंह राणा का संबंध किस जिले से है? तो चंदन सिंह राणा का संबंध हो जाएगा उत्तरकाशी से। क्या करा था इन्होंने दयारा बुग्याल को देश और दुनिया में पहचान दिलाई थी, ठीक है, देश और दुनिया में पहचान दिलाई थी, ठीक है, चंदन सिंह राणा ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 33, चौखंबा पर्वत के पास
कौन सा पंच केदार स्थित है? तो हमें बताना है चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पर्वत स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मधमेश्वर। बात करें हम तुंगनाथ की, तो तुंगनाथ हमारा कौन से पर्वत पर है? चंद्रशील पर्वत पर है। ठीक है, चंद्रशिला पर्वत पर हमारा हो जाएगा तुंगनाथ। ठीक है, केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ हमें पता है कि पुरंदर पर्वत पर है, पुरंदर पर्वत पर। ठीक है, बात करें हम मधमेश्वर के जो शीतकालीन पूजा होती है वो कहाँ होती है? ऊखीमठ में होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कुचिया देवी मंदिर स्थित है, हमें बताना है कुचिया देवी मंदिर स्थित है। तो कुचिया देवी मंदिर हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में हमने और देखे थे हाट काली का मंदिर, हाट काली का मंदिर। ठीक है, कहाँ हो जाएगा हमारा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। एक हथिया हमने देवाल देखा था, कहाँ है? एक हथिया देवाल पिथौरागढ़। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करें तो अभी हम ऊपर देख चुके हैं कसार देवी का है हमारा, कसार देवी अल्मोड़ा में हो जाएगा। कटारमल भी हमारा अल्मोड़ा में ही है और दूनागिरी भी हमारा अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, बात करें हम नैनीताल की, तो नैनीताल में कौन सा हो जाएगा? गर्जिया मंदिर हो जाएगा हमारा। ठीक है, गर्जिया मंदिर नैनीताल में हो जाएगा। और सीतावनी। ठीक है, और कौन सा है? नैना देवी। ये सबका हमारे नैनीताल में है। चंपावत की ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, सप्तेश्वर। ठीक है, सप्तेश्वर मंदिर समूह हमारा कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो हमें बताना है शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो शंभू ग्लेशियर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बागेश्वर में। बात करें बागेश्वर के अन्य ग्लेशियरों की, तो बागेश्वर में हमारा हमने देखा था सुखराम बागेश्वर में। ठीक है, कफनी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में है और मैकतोली भी हमारा बागेश्वर में ही है। ठीक है, अगर बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर है हमारे? मिलम ग्लेशियर हमने देखा था। ठीक है, हमने देखा था नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है और हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। ठीक है, हीरामणि ग्लेशियर। बात करें हम चमोली की, तो चमोली में हमने देखा था हिप्रा बामक ग्लेशियर हमारा कहाँ है? हिप्रा बामक ग्लेशियर चमोली में है। ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर चमोली में, सतोपंत। और कौन सा है? दूनागिरी ग्लेशियर। ठीक है, एक सबका है चमोली में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कहता है गबरा तवाघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सीधा सीधा तवाघाट आ गया, तो आपको हमें पता है तवाघाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में कौन सी नदी बहती है? काली नदी बहती है। ठीक है, बात करें हम अन्य परियोजनाओं की, तो अन्य परियोजनाएं आप देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख परियोजनाएं, जैसे कि विष्णु प्रयाग परियोजना हो जाएगी हमारी, कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग परियोजना हमारी चमोली में अलकनंदा नदी पर है। पाली मनेरी परियोजना हमारी उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर हो जाएगी। मनेरी भाली उत्तरकाशी भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर हो जाएगी टिहरी में भागीरथी नदी पर। किसाऊ देहरादून टॉन्स नदी पर। लखवाड़ परियोजना देहरादून यमुना नदी पर। व्यासी परियोजना देहरादून यमुना नदी पर। और कटा पत्थर परियोजना देहरादून यमुना नदी पर। ठीक है, और तपोवन हो जाएगी चमोली में धौलीगंगा पर। तो आप ये देख सकते हैं सारी परियोजनाएं मैं यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे दरबार सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, दरबार सिंह संग्रहालय हमको पता है कहाँ पर है? पौड़ी में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कहता है कि 1936 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो सबसे पहले तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी? श्रीदेव सुमन ने करी। कहाँ पर करी? ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा इसका, दिल्ली में करी। ठीक है, गणदेव सेवा संघ का बाद में किसमें मिलन हो गया था? हिमालय सेवा संघ में। ठीक है, हिमालय सेवा संघ में। कभी क्वेश्चन बनता है कि हिमालय सेवा संघ में किसका मिलन हुआ था, तो ऑप्शन देख के हमें ध्यान से पढ़ना है, गणदेश सेवा संघ का। बात करें देहरादून की, तो देहरादून में किस चीज की स्थापना हुई थी? प्रजामंडल की। हमने देखा था प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सुखदेव सुमन ने की थी। फिर से कब की थी? 23 जनवरी 19
1939 में श्रीदेव सुमन ने कहाँ की थी? देहरादून में की थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कहता है गढ़वाल की चमेटा खाल में किस वर्ष कुली बेगार के विरोध में सभा का आयोजन हुआ? ठीक है, तो गढ़वाल के चमेटा खाल में किस वर्ष कुली बेगार का विरोध में आयोजित सम्मेलन हुआ? 1921। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1921 में हमने देखा था कि कुली बेगार जो समस्या है उसके रजिस्टर कहाँ बहा दिए गए थे? सरयू नदी में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? बीडी पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हमने सरयू नदी में सारी कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए थे 13-14 जनवरी। ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 में, उत्तरायणी के दिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है निम्नलिखित में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल से इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत। तो जो मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत अधिकारी होता है वो जिला पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का कौन होता है? वीपीडीओ। ठीक है, वीपीडीओ, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है किस वर्ष हरिद्वार जनपद को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2000 में। ठीक है, बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार की स्थापना कब होती है? 1988 में। ठीक है, हरिद्वार की स्थापना होती है 1988 में। और 1987 में कौन कौन से हमने देखे थे? तो हमारे 3 जिले जिनका गठन हुआ था हमारे। ठीक है, हमारा हो गया चंपावत, ठीक है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। इन तीनों जिलों का गठन कब हुआ था? हमारे 1997 में। बात करें हमारे सीमांत जिलों का, तो सीमांत जिले कौन कौन से हमारे? सबसे पहले हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, फिर आता है हमारा चमोली, और कौन सा आता है हमारा? पिथौरागढ़। तो इनकी स्थापना कब हुई थी इन तीनों की? 24 फरवरी 1960 को इन तीनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कौन सी जनजाति अपने को करिएगा यहाँ पर को पंवार वंशीय राजपूत मानती है? तो हमें बताने की कौन सी जनजाति अपने को पंवार वंशीय राजपूत मानती है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोक्सा जनजाति। ठीक है, बात करें हम ऑप्शन ए की, तो भोटिया अपने को कौन सा मानते हैं? खस राजपूत। ठीक है, खस राजपूत। बात करें हम राजी की, तो राजी अपने को मानते हैं कोल किरात का वंशज, कोल किरात का वंशज। ठीक है, बात करें हम ऑप्शन डी थारू की, तो थारू क्या कहते हैं अपने आप को? किरातों का वंश। ठीक है, किरातों का वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है प्रतापनगर का प्राचीन नाम था। ठीक है, तो प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या था हमारा? ऑप्शन ए डांगधार। ठीक है, डांगधार। तो प्रतापनगर की स्थापना की अगर हम बात करें, तो प्रतापनगर की स्थापना कब होती है हमारे? प्रतापनगर की स्थापना 1877 में। किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, प्रताप शाह के द्वारा। अगर मैं बात करूं पुनाड़ की, तो पुनाड़ हमारा किसका प्राचीन नाम था? रुद्रप्रयाग का। ठीक है, रुद्रप्रयाग का। बात करें हम अगर टनकपुर का, तो टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था हमारा? ग्रास्टिनगंज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रास्टिनगंज। ये हमारा हो जाएगा टनकपुर का प्राचीन नाम। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? बाणाहाट। हमने देखा था बाणाहाट। ठीक है, और तिक्सैन किसका था प्राचीन नाम? तिक्सैन था हमारा मुंशियारी का, मुंशियारी। ठीक है, मुंशियारी का प्राचीन नाम तिक्सैन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कहता है? कुमाऊं का खुरजाऊ किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का खुजराऊ हमें पता है किसे कहा जाता है? द्वारहाट को कहा जाता है। ठीक है, द्वारहाट को कहा जाता है कुमाऊं का खुजराऊ। द्वारहाट को ही हमने देखा था मीठी मूलियों का शहर भी कहा जाता है, मीठी मूलियों का शहर। ठीक है, और क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों की नगरी, मंदिरों की
नगरी कहा जाता है दोरहाट को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कहता है बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, ठीक है। मतलब ये पूछना चाह रहा है बद्री विशाल जो दैनिक पत्र है वो कहाँ से निकलता था, ठीक है। तो उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिद्वार से, ठीक है। बद्री विशाल नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बद्री विशाल देखते ही कहीं सीधा पौड़ी गढ़वाल ना ठोक के आ जाए, ठीक है। पौड़ी या टिहरी देखा गढ़वाल भी बद्री विशाल दिख रहा है। तो बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से निकलता है हमारा, हरिद्वार से निकलता है। ऑप्शन सी अगर हम बात करें देहरादून से, तो देहरादून से हमने देखा था परवज्जन, ठीक है, परवज्जन हमारा देहरादून से निकलता था। युगवाणी हमने देखा था, ये कहां से निकलते थे, देहरादून से, क्या थे, मासिक पत्रिका, ठीक है। बात करें हम ऑप्शन डी की, तो अल्मोड़ा से कौन से निकलती थी हमारी, पुरावासी। पुरावासी कहां से निकलती थी, अल्मोड़ा से, ये क्या थी, वार्षिक पत्रिका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कहता है नेगी समिति का संबंध किस आंदोलन से है, ठीक है। तो नेगी समिति का संबंध हो जाएगा हमारा तिलाड़ी कांड से। तिलाड़ी कांड कब का है हमारा, 30 मई 1930। यहां पर गोली चलाने वाला कौन था, दीवान चक्रधर जुयाल, ठीक है, दीवान चक्रधर जुयाल, ठीक है। इसने क्या करा था, जो तिलाड़ी में जो आंदोलन कर रहे थे उन सभी पर गोलियां चला दी थी, ठीक है। किसके के बात करें मसूरी कांड की, तो मसूरी कांड कब का हमारा, 2 सितंबर 1994 का, ठीक है। और बात करें हम खटीमा कांड की, तो खटीमा कांड कब का हमारा, खटीमा कांड हो जाएगा हमारा 1 सितंबर 1994 को, जिसका हमें कहते हैं काला दिवस। काला दिवस की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है, इसे काला दिवस। बात करें हम रामपुर तिराहा कांड की, तो रामपुर तिराहा कांड कब का हो जाएगा हमारा, रामपुर तिराहा कांड हो जाएगा हमारा 2 अक्टूबर 1994 का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रूर शासन की क्रूर साजिश भी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हामुर्ज जल संधि किसके बीच है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फारस तथा ओमान की खाड़ी के बीच है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 48 हमसे कहता है बेगम हजरत महल कब का संबंध है, ठीक है। बेगम हजरत महल कब का संबंध हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा फुटबॉल से, ठीक है। बेगम हजरत महल कप का संबंध। बात करें हम फुटबॉल के अन्य कपों की, तो फुटबॉल का अन्य कप कौन से होते हैं, हमने देखे थे रोवर्स कप, रोवर्स कप हो जाएगा हमारा फुटबॉल का, ठीक है। संतोष ट्रॉफी हमारी फुटबॉल की हो जाएगी, संतोष ट्रॉफी हमारी फुटबॉल की जाएगी, ठीक है। और कौन से होते हैं फुटबॉल के, हमने देखा था डूरंड कप फुटबॉल का होता है, ठीक है। बात करें हम हॉकी की, तो हॉकी के हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं हमारे आगा खां कप होता है हमारा हॉकी का, आगा खां कप होता है हमारा हॉकी का, ठीक है। और कौन सा देखा था हमने, रंगास्वामी कप देखा था, रंगास्वामी कप। और कौन सा देखा था, ध्यानचंद कप हो जाएगा। और कौन सा देखा था, नेहरू कप, ठीक है। ये सब किससे, हमारे हॉकी से हैं। बात करें हम बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में हमारा कौन सा हो जाएगा, थॉमस कप। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया के थॉमस कप जीती थी, ठीक है। नारंगी कप, ठीक है, नारंग कप। और कौन सा हो जाएगा, चड्डा कप, ठीक है। ये कौन से हमारे बैडमिंटन के। बात करें हम गोल्फ की, तो गोल्फ के हमारे कौन कौन से कप होते हैं, रोवर्स कप हमने देखा था, सॉरी गोल्फ के हमने देखे थे भाकर कप, ठीक है। और कौन सा देखा था, राइडर कप, राइडर कप। ये सब क्या होते हैं, हमारे गोल्फ के कप होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दादा साहब फाल्के अलग होता है, देखिए दादा साहब फाल्के अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के की, दादा साहब फाल्के अवार्ड तो 2022 का किसे मिला है हमारा, आशा पारेख जी को, ठीक है, आशा पारेख, ठीक है, आशा पारेख जी को मिला है, ठीक है, 2022 का दादा साहब फाल्के। लेकिन अगर पूछेगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021,
तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, अक्षय कुमार का। बात करें हम इस बार के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इस बार का हमें सभी को पता है किसे मिला है। अगर फिल्म की बात करें तो कौन सी फिल्म को मिला है, हमारा पुष्पा द राइज को। ठीक है, फिल्म कौन सी हो जाएगी, पुष्पा द राइज, पुष्पा द राइज। ठीक है, फिल्म। अगर बात करें हम व्यक्तिगत श्रेणी में किस हीरो को मिला है, तो अभिनेता हो जाएंगे हमारे रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। इनको किसके लिए मिला है, फिल्म 83 के लिए इनकी। और मिला है हमारा सिद्धार्थ मल्होत्रा को। ठीक है, सिद्धार्थ मल्होत्रा को। इनको किसके लिए मिला है, हमारे शेरशाह के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यांगयाप दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, तो हमें बताना है यांगयाप दर्रा कहां पर है। ठीक है, तो यांगयाप दर्रा कहां है, हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। बात करें हम अन्य दर्रों की, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड, भारत के अन्य दर्रे, प्रमुख दर्रे आप यहाँ देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में और कौन सा, हमारा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो गया, यांगयाप दर्रा हमारा, दीफू दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो गया। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में कौन सा है, हमारा तुजू दर्रा मणिपुर में है। और सिक्किम में कौन से है, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है, और जिलेपला दर्रा सिक्किम में है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है, जोजिल दर्रा हो जाएगा हमारा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, काराकोरम जम्मू कश्मीर, बर्निहाल और बुर्जिल दर्रा, ये सभी का हमारे जम्मू कश्मीर में है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में रोहतांग दर्रा हो जाएगा, शिपकिला दर्रा हो जाएगा और बाड़ा लाचड़ा दर्रा, ये सभी दर्रे का है हमारे भारत में। ठीक है, भारत और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।